वेलकम ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस, और हमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक लास्ट टॉपिक करना बाकी रह जाता है। और उसका नाम क्या है, चेक कर लेते हैं नाम क्या है। उसका नाम है सेल ऑफ गुड्स बाय अ पर्सन अदर देन इट्स ओनर। यानी हम कुछ ऐसे केसेस डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पर गुड्स को एक ऐसा जना सेल कर रहा होगा जो उन गुड्स का खुद ओनर नहीं होगा। हम पहले एक बार जनरल रूल को समझते हैं। जनरल रूल ये कहता है कि यदि कोई पर्सन खुद ओनर नहीं है तो वो किसी दूसरे को भी उस गुड्स का ओनर नहीं बना सकता। मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर आपको बोलूँ तो अगर किसी गुड्स पर मेरे पास गुड टाइटल नहीं है, अच्छा अधिकार नहीं है। गुड टाइटल का मतलब क्या है, मैं खुद उस चीज़ का सही हकदार नहीं हूँ, तो इसको बोलते हैं कि मैं उसका गुड टाइटल नहीं रखता। तो यदि किसी गुड्स पर मेरा गुड टाइटल नहीं है तो मैं चाह कर के भी उस गुड्स का गुड टाइटल किसी और जने को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मैं इसको और दूसरी लैंग्वेज में आपको कहता हूँ, यदि किसी गुड्स पे मेरा खुद का डिफेक्टिव टाइटल है। डिफेक्टिव टाइटल मतलब खराब अधिकार है। मतलब जैसे मैं कहीं से चोरी करके ले आता हूँ तो उस चीज़ पर मेरा है डिफेक्टिव टाइटल, खराब अधिकार है। तो अगर मेरा डिफेक्टिव टाइटल है तो मैं किसी और को भी अगर उसे देता हूँ तो दूसरे जने के पास भी जाएगा उसका डिफेक्टिव टाइटल ही। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यदि मेरे पास है डिफेक्टिव टाइटल तो मैं किसी और जने को उसका गुड टाइटल नहीं दे सकता। समझ में आ रही है आपको ये बात? अब मैं एक बार फाइनली एक लैंग्वेज आपके सामने बोल रहा हूं, आपको चेक करना है आपको वो समझ में आई क्या। आपको अगर ये सब बातें समझ में आ गई तो मैं लास्ट आपके सामने एक लाइन पढ़ देता हूं, हम देखते हैं हमें वो समझ में आती है क्या। लिखा हुआ इसमें, नो पर्सन, लिखा है नो पर्सन कैन ट्रांसफर एन ओनरशिप टाइटल। कोई भी जना ओनरशिप का अधिकार ट्रांसफर नहीं कर सकता। आगे पढ़ते हैं, बेटर देन ही हिमसेल्फ हैज़, यानी जितना अधिकार उसके पास है उससे ज़्यादा अच्छा अधिकार किसी और को नहीं दे सकता। अब आप बताइए, ये लाइन आपको समझ में आ गई? मैं आपको इसी लाइन को कई तरीक़ों से ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि यदि मेरे पास डिफेक्टिव टाइटल है तो मैं उससे ज़्यादा अच्छा यानी गुड टाइटल, बेटर टाइटल किसी और को नहीं दे सकता। इसका मतलब हमको ये समझना होगा कि यदि मैं कहीं से चोरी करके कुछ ले आता हूँ तो ज़रूर मेरे पास उस चीज़ पर क्या है, डिफेक्टिव टाइटल है। अगर मैंने कोई चीज़ चोरी करके लाई तो अगर मैं उस चोरी के माल को किसी और को बेचता हूँ तो खरीदार के पास भी गुड टाइटल नहीं जाएगा, यानी वो भी उस चीज़ को सही मायने में रखने का हकदार नहीं बनेगा, चाहे उसने मुझे पेमेंट दे भी दिया ना तो भी। आप सोचिए, मैंने चोरी का सामान लाया और बेचा, खरीदार जो है उसे मालूम नहीं है कि मैं चोरी करके लेके आया हूँ, मान लेते हैं उसे नहीं मालूम ये बात, यानी वो इनोसेंटली इस चीज़ को ले रहा है। सेकेंडली, उसने मुझे पेमेंट भी दे दिया, उसको मालूम नहीं है तो उसने मुझे पेमेंट दे के वो चीज़ खरीद ली। लेकिन फिर भी लॉ कहता है कि अगर मैं चोर हूँ यानी मेरे पास डिफेक्टिव टाइटल है तो मैं सामने वाले पर्सन को भी गुड टाइटल किसी हालत में भी नहीं दे सकता। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो भी मेरे इस चोरी किए हुए माल का सही मालिक है, जो भी इसका ट्रू ओनर है, अगर उसे मालूम पड़ जाता है कल को तो वो क्या कर सकता है, वो उस बायर के पास जाकर के अपना सामान वापस ला सकता है। वो बायर उस असली मालिक को ये नहीं कह सकता कि अरे मेरे को क्या मालूम था ये चोरी का माल मुझे बेचा गया था। वो बायर ये बात नहीं कह सकता क्योंकि उसके पास गुड टाइटल आया ही नहीं है। यही कहना चाह रहा है ये वाला टॉपिक। ये जनरल रूल आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक बार इसको स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लाइन कहती है, जनरली ओनली द ओनर ऑफ गुड्स मे सेल देम, केवल जो खुद मालिक होता है वही उन्हें बेच सकता है। और इसी की अगली लाइन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई भी पर्सन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है एक ऐसा टाइटल जो उससे भी ज़्यादा बेटर हो। अब ज़रा आप इन सभी बातों की एक लैटिन लैंग्वेज देख लीजिए। इसे हम एक मैक्सिम भी कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? मैक्सिम। आई होप आपको मालूम होगा कि मैक्सिम किसको कहा जाता है। जैसे हिंदी में हम मुहावरे कहते हैं, जैसे इंग्लिश के हम ईडियम्स कहते हैं,
उसी तरह से लॉ में इन्हें मैक्सिम्स कहा जाता है। एक तरह से ये लॉ के मुहावरे हैं, आप ऐसा मान सकते हैं। तो हम एक मुहावरा देख रहे हैं एक तरह से लॉ का, क्या कहता है वो, और ये है किस लैंग्वेज में, दिस इज नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये लेटिन लैंग्वेज में है। तो लिखा है नेमो डेट कोड नॉन हैबिट। इसका मतलब जो पिछली लाइन में हमने पढ़ा वही इसका मतलब है, यानी नो पर्सन कैन ट्रांसफर एन ओनरशिप टाइटल बेटर देन ही हिमसेल्फ हैज, यही इसका मतलब है। क्लियर हो गया आपको? ये जनरल रूल हमने समझा। अब एक बार जरा एग्जांपल देख लेते क्या लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा हमको। सेल ऑफ गुड्स बाय अ थीफ, एक पर्सन ने चोरी किया और अब वो उसको बेच रहा है उस सामान को। सेकंड लिखा हुआ है सेल ऑफ गुड्स ऑन फाइंडिंग ऑफ लॉस्ट गुड्स। अब इसी तरह से मान लो मेरे को कोई की खोई हुई चीज कहीं रास्ते में मिल गई, मैं उठा के ले आया, तो क्या उस चीज पर मेरा गुड टाइटल बनता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब भी मैंने कोई की खोई हुई चीज को ढूंढा होता है तो मेरा फर्ज बनता है लीगली कि मैं उसके सही मालिक को ढूंढ के उसे हैंड ओवर करूं। तो ऐसे में मेरे पास गुड टाइटल नहीं है। अब अगर मैंने उस चीज को किसी को बेचने की कोशिश की तो सामने वाले के पास भी गुड टाइटल नहीं जाने वाला। चलिए, ये तो हमने देखा जनरल रूल, लेकिन अब हम बात करेंगे इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस की। अब हमारे सामने आ रहे हैं कुछ एक्सेप्शंस। ठीक है, एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? एक्सेप्शंस का मतलब हुआ वो केसेस जहां पर एक ऐसा जना भी माल को बेच रहा है जो खुद ओनर नहीं। तो इसमें सबसे पहला केस जो हमारे सामने है वो है द मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि मर्केंटाइल एजेंट किसको कहते हैं। एजेंट आपको पता होगा, एजेंट कौन होता है? जो किसी और के बिहाफ पे कोई काम कर रहा होता है। मर्केंटाइल एजेंट किसको कहते हैं? बिजनेस का एजेंट। मैंने मेरे बिजनेस में किसी को अपना एजेंट बना रखा है। अब आप खुद सोच सकते हैं, बिजनेस में मैं किसी को अपना एजेंट किस काम के लिए बनाऊंगा? बिजनेस के काम के लिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या डेफिनेशन है। लिखा है मर्केंटाइल एजेंट मीन्स एन एजेंट, है तो ये एक एजेंट ही, यानी कि ये किसी और की तरफ से काम करता है, किसी और के लिए काम करता है। लेकिन आगे लिखा हुआ है हु हैज अथॉरिटी। अब इसके पास चेक करते हैं अथॉरिटी क्या है। तो लिखा हुआ है हु हैज अथॉरिटी टू सेल गुड्स और टू कंसाइन गुड्स फॉर सेल। अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने? एक ऐसा एजेंट जिसके पास अथॉरिटी मिली हुई है, जिसको माल बेचने की, गुड्स बेचने की, या गुड्स को कंसाइन करने की। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऑथोराइज्ड हूं कि मैं उन गुड्स को आगे किसी और को दे सकता हूं और वो अगला जना उसे बेचेगा, तो भी मैं एजेंट कहलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी है टू कंसाइन दोज गुड्स टू अदर पर्सन हु विल देन सेल द गुड्स, जो फिर बाद में उन्हें बेचेगा। अच्छा, देखते हैं और किस किस बात की अथॉरिटी हो सकती है एजेंट को। टू बाय द गुड्स, यानी मैं परचेज करने वाला एजेंट भी हो सकता हूँ। इससे पहले हमने पढ़ा मैं सेलिंग एजेंट भी हो सकता हूँ। और टू रेज मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, मैं कहीं बैंक वगैरह से या किसी से भी पैसा उधार में ले सकता हूँ, यानी लोन ले सकता हूँ। क्यों? मतलब कैसे? ऑन सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, यानी कि कोई भी गुड्स को गिरवी रख करके मैं पैसा भी रेज कर सकता हूँ। ये सभी काम मैं करूँगा इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ? मैं कोई एजेंट जो बना हूँ वो केवल एक पर्टिकुलर पहली बार में नहीं बना हूँ एजेंट। एजेंसी का काम मेरा नॉर्मल बिजनेस है, ये मेरा ऑर्डिनरी बिजनेस है। कई बार क्या होता है, हम 5 दिन के लिए किसी के एजेंट बन गए, बस वैसे तो मेरा अपना पर्सनल काम है, लेकिन मैंने किसी की तरफ से केवल 5 दिन के लिए कोई काम कर दिया, तब क्या मैं मर्केंटाइल एजेंट कहलाऊंगा? नहीं, ये तो मैं टेम्परेरीली एजेंसी का काम कर रहा हूँ, टेम्परेरीली। लेकिन नहीं, मर्केंटाइल एजेंट उसको कहते हैं जो टेम्परेरीली नहीं कर रहा है, बल्कि उसका काम ही है दूसरों की एजेंसी लेना, उसका काम ही है दूसरों की तरफ से कुछ करना, उसका बिजनेस है, ये नॉर्मल बिजनेस है। तब हम बोलेंगे कि यस वी आर मर्केंटाइल एजेंट। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। जैसे नीलामी करने वाले जो लोग होते हैं जिन्हें ऑक्शनियर्स कहते हैं, दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ एजेंट्स, क्योंकि वो नीलामी करते हैं चीज़ों की किसी और की तरफ से। क्लियर हो गया? जैसे कि मान लीजिए कोई अपना माल नीलाम करवाना चाहता है, खुद का माल, तो वो मुझे अपॉइंट करता है, तो आई एम द ऑक्शनियर। अब मैं बोली लगवाऊंगा लोगों से, तो मैं कौन हो गया? मैं उसका एजेंट हो गया। ऐसे फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी का माल बेचा करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है,
वो अपना माल मेरे थ्रू बिकवाता है। कैसे बिकवाता है? वो मेरे गोडाउन में अपना माल पहले भेजता है, फिर मैं मेरे गोडाउन से आगे कस्टमर्स को बेच देता हूँ, लेकिन किसकी तरफ से? उस बिजनेसमैन की तरफ से। तो मैं कौन हो गया? मैं हो गया फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर्स भी क्या हो गए? एजेंट ही हो गए। ब्रोकर्स, दलाल। ब्रोकर्स क्या करते हैं? वो बायर और सेलर के बीच में कम्युनिकेशन करवा देते हैं। बायर और सेलर के बीच में वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं, और बस दोनों से वो दलाली ले लेते हैं, ब्रोकरेज ले लेते हैं और खुद खिसक लेते हैं। तो आप बताइए, ब्रोकर जो है क्या वो गुड्स लेकर के फिर किसी की तरफ से आगे बेचता है क्या? नहीं, वो गुड्स लेता नहीं है, ना किसी को आगे बेचता है, कुछ नहीं करता। वो तो कस्टमर और सेलर को आपस में मिला देता है और दोनों से दलाली ले लेता है। तो ये भी एक तरह का एजेंसी का ही काम हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज के एजेंट हो गए। इन सभी को हम क्या कह सकते हैं? मर्केंटाइल एजेंट। क्लियर हो गया आपको? चलिए अब एक बार हम ऊपर पढ़ते हैं। देखिए कहना क्या चाह रहा है उसको देखते हैं। इसमें लिखा है इफ एजेंट हैज पोजेशन ओवर द गुड्स। अब जरा आप इन सभी बातों को बहुत ध्यान से इमेजिन करते जाइए। एक सिचुएशन बना लीजिए। एक एजेंट है, एक मर्केंटाइल एजेंट है, उसने अपने प्रिंसिपल से यानी अपने मालिक से परमिशन लेकर, देखिए आगे क्या लिखा है, बाय द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, यानी अपने मालिक से कंसेंट लेकर के कुछ माल को अपने पोजेशन में रख रखा है, ऐसा मान लेते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब क्यों रख रखा होगा उसने माल? जरूर आगे बेचने के लिए, अपने प्रिंसिपल की तरफ से वो आगे बेचेगा उसको। या क्यों रख रखा है उसने माल? एक कारण ये भी हो सकता है कि कई बार जब मैं एजेंट बनता हूं तो मैं मेरे प्रिंसिपल का थोड़ा माल अपने पास रखता हूं। क्यों रखता हूं? हमारा आपस में एग्रीमेंट हो रखा है कि भाई थोड़ा माल जो है ना वो मेरे पास हर समय पड़ा ही रहेगा। वो इसलिए पड़ा रहेगा ताकि कल को बाई चांस प्रिंसिपल मुझे रेमनरेशन देने से इनकार कर देता है, मना कर देता है, तो कम से कम मेरे पास माल तो रहना चाहिए ना। नहीं तो ऐसे तो वो किसी भी समय मेरे को रेमनरेशन देने से मना कर देगा। तो मैंने सेफ साइड के लिए अपने पास थोड़ा माल रख रखा है। कारण जो भी है, लेकिन मेरे पास मेरे पोजेशन में कुछ गुड्स पड़े हैं और ये गुड्स मैंने सामने वाले से यानी प्रिंसिपल से पूछ के ही रखे हैं। मैंने कोई उससे चोरी करके नहीं लेके आया हूं। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। दूसरी बात, अब आगे खैर मैं एक बार आपको समझाता हूं फिर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब हमें ये समझना है, मेरे पास ये माल पड़ा है और अब इस पड़े हुए माल को मैं किसी थर्ड पर्सन को बेच देता हूं बिना प्रिंसिपल की जानकारी के। इंपॉर्टेंट बात है, माल तो मेरे पास प्रिंसिपल के कहने पर ही पड़ा था, लेकिन जब मैं उसको बेच रहा हूं किसी को, किसी बायर को जब मैं बेच रहा हूं तो वो बिना अथॉरिटी के बेच रहा हूं। कैसे? एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। हो सकता है प्रिंसिपल ने मुझे अथॉरिटी दे रखी थी कि तुम 1 लाख रुपए से ज्यादा माल एक जने को नहीं बेच सकते, लेकिन मैंने 5 लाख का माल उसी एक जने को बेच दिया, तो मैंने अनऑथोराइज्ड तरीके से माल बेचा। अब बताइए, क्या मैं ये काम करने के लिए टाइटल रखता था? क्या मैं इस चीज के लिए हकदार था? नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने सामने वाले को ये चीज बेच दी, तो क्या सामने वाले के पास गुड टाइटल जाना चाहिए? जवाब है नहीं जाना चाहिए। उसके पास गुड टाइटल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं बिना अथॉरिटी के कर रहा हूं ना ये काम। उसके पास गुड टाइटल नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर कुछ शर्तें पूरी हो जाती है तो खरीदार के पास गुड टाइटल चला जाएगा। ये एक्सेप्शन है। अब पढ़ते हैं हम, क्या शर्तें पूरी होने पर खरीदार के पास गुड टाइटल चला जाएगा। देखते पढ़ते हैं। तो सेकंड कंडीशन ने बोला कि मैं ये जो माल बेच रहा हूं आगे, मैं एजेंट हूं, मैं ये जो माल आगे बेच रहा हूं ये मैं बेचता हूं ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी मेरा काम ही यही है, मैं एजेंट हूं, मैं लोगों की तरफ से माल बेचता हूं, तो मेरे बिजनेस के कोर्स में ही कर रहा हूं मैं। और लास्ट बात बोली गई है कि जिस बायर ने इसे खरीदा, जिस बायर ने इसे खरीदा वो कैसे खरीदा? इन गुड फेथ। जिस बायर ने इसे खरीदा उसने गुड फेथ में इसे खरीदा, यानी इनोसेंटली खरीदा। एक बार आप गुड फेथ का मतलब समझ लेंगे, इनोसेंटली इसका मतलब उसे मालूम नहीं था कि आई एम सेलिंग दैट गुड्स विदाउट अथॉरिटी, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, ये उसे नहीं मालूम था। अच्छा, और दूसरी बात लिखा है विदाउट नॉलेज ऑफ द डिफेक्टिव टाइटल। वही बात आ गई कि मेरे पास गुड टाइटल नहीं है, यानी मैं ऑथोराइज्ड नहीं हूं, इस बात की जानकारी उसे नहीं है। इस अनजाने में उसने खरीद लिया
अब अगर ये शर्तें पूरी हो गई तो खरीदार के पास तो गुड टाइटल चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप समझ लीजिए। गुड टाइटल चला जाएगा इसका मतलब जो मेरा प्रिंसिपल है ना, चाहे वो मेरे से कितना भी झगड़ा करेगा बाद में, मेरे को चाहे कुछ भी बोलेगा, चाहे मेरे अगेंस्ट केस करेगा कि तुमने गलत तरीके से कैसे माल बेचा, लेकिन वो अपना माल बायर से जाके लेके नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि बायर के पास तो लॉ ने गुड टाइटल दे दिया। क्लियर हो गया ये? तो ये हमारा फर्स्ट केस हो। अब आते हैं हम सेकंड केस पर। सेकंड केस में लिखा है सेल बाय अ को ओनर। सेल बाय हुम? बाय अ को ओनर। अब को ओनर कौन होते हैं चेक कर लेते हैं। दो जने हैं एक्स और वाई, दोनों एक ही चीज के मालिक हैं। ये दोनों जने ओनर है इसी चीज के। दे बोथ आर द ओनर्स ऑफ दिस थिंग, द सेम थिंग। कई बार ऐसा होता है कि एक ही बिल्डिंग के दो दो मालिक हैं। खैर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम बिल्डिंग की तो बात कर ही नहीं सकते। आपको याद आ गया होगा क्यों? क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टीज को कभी भी गुड्स नहीं माना जाता है। लेकिन मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए दे रहा था। कई बार ऐसा हो सकता है दो जनों ने मिलके ज्वेलरी खरीदी है, तो वो ज्वेलरी दोनों जनों के नाम पर रजिस्टर्ड है। कई बार ऐसा हो सकता है दो जनों ने मिलके खुद के नाम से, दोनों ने अपने नाम से, इकट्ठे नाम से, कंबाइंड नेम से सोना खरीदा हो, गोल्ड खरीदा हो। जरूरी नहीं है दो ही जने हो, 4 जने, 5 जने, 6 जने, कितने भी हो सकते हैं। तो व्हेन देयर आर मोर देन वन ओनर, एक ही चीज के एक से ज्यादा मालिक है, तो उन सभी को हम क्या कहते हैं? को ओनर्स। अब यहां क्या हो रहा है, आप एक बार जरा प्रैक्टिकली बात को समझिए। जैसे मान लीजिए ये एक्स और वाई यहां पर को ओनर है इस चीज के, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों की इसमें हिस्सेदारी है 1:1 के रेशियो में। 1:1 का रेशियो है दोनों का, यानी दोनों का 50-50 ओनरशिप है। ये इनमें आपस में पहले ही तय हो जाता है। क्या मैं कह सकता हूं कि इस चीज पे आधा अधिकार एक्स का है और आधा हक वाई का है? अब आप बताइए, वैसे अगर एक्स बेचना चाहे तो क्या वो पूरे सामान को बेच सकता है क्या? नहीं, एक्स केवल खुद का हिस्सा बेच सकता है किसी और को। मान लेते हैं एक्स चाहता है कि मैं जेड को बेच दूं, तो उसको केवल खुद का हिस्सा ही बेचने का हक है। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिए, यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही है। यहां पर एक्स ने इस पूरी चीज को खुद ही ने बेच दिया, पूरे के पूरे गुड्स को खुद ही ने बेच दिया जेड को। क्या उसने गुड टाइटल के साथ ये काम किया? जी नहीं, उसके पास पूरा बेचने का कोई अधिकार नहीं था। तो एक तरह से वो डिफेक्टिव टाइटल के साथ में ये काम कर रहा है। तो सवाल है, क्या जेड के पास में गुड टाइटल जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। नॉर्मली तो नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि जब बेचने वाले के पास ही गुड टाइटल नहीं था तो खरीदने वाले के पास तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां पर हम एक ऐसा केस देखेंगे, कुछ ऐसी शर्तें देखेंगे जिनका पूरे होने पर जेड के पास गुड टाइटल चला जाएगा। आइए चेक करते हैं वो शर्तें क्या है। लिखा है द को ओनर हैज पोजेशन ओवर द गुड्स। जैसे कि हम यहां पर देखें तो एक्स के पास इस पूरी की पूरी चीज का पोजेशन पड़ा है, ऐसा मान लेते हैं हम। अच्छा, क्या ये चोरी करके लाया था वाई से? नहीं, विद द कंसेंट ऑफ अदर को ओनर, यानी जरूर इसने वाई से बातचीत की होगी कि यार इसको मैं मेरे घर पे रख सकता हूँ क्या? वाई ने बोला रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन दोनों का इस पे हक है, तुम रख लो थोड़े दिन के लिए। तो ये उठा के तो लाया, लेकिन वाई से पूछ के। सेकंड कंडीशन क्या है? बायर हैज बॉट द गुड्स इन गुड फेथ। जेड ने ये पूरा का पूरा सामान एक्स से खरीद लिया गुड फेथ में, यानी इनोसेंटली, यानी उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि एक्स का हक नहीं है पूरे पर, उसको ये बात मालूम नहीं है, तो उसने इनोसेंटली खरीद लिया। तो यहां पर लॉ कहता है जेड के पास गुड टाइटल आ जाएगा। इज इट क्लियर? आते हैं अब हम नेक्स्ट केस पे। यहां पर सेल कौन कर रहा है? सेल बाय सेलर ऑफ गुड्स आफ्टर इट्स सेल। अजीब बात है, क्या लिखा है वापस पढ़िए एक बार। सेल बाय हूम? बाय सेलर ऑफ गुड्स। बेचने वाले ने किसको बेचा? किसी और जने को बेचा, एक बार बेच देने के बाद। आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूं। ये ऐसा कहने का मतलब है यहां पर कि ये सेलर है, मान लेते हैं, इसने एक्स को बेचा था, सेल कर दी थी। अब बताइए ओनर कौन बन चुका था? एक्स बन चुका था ना कायदे से, तो क्लियर हो गया। लेकिन ये गुड्स
पड़े थे अभी सेलर के ही पास। ऐसा हो सकता है ना कि ओनरशिप तो एक्स को ट्रांसफर कर दी गई है, यानी सेल तो हो गया ये, लेकिन पोजेशन अभी भी सेलर के पास पड़ा हो, ऐसा हो सकता है। अब सेलर का मन बदल गया, सेलर ने सोचा यार ये एक्स से तो मेरा सौदा केवल 1 लाख रुपए में हुआ है, वाई नाम का एक पर्सन है जो मुझे इसी चीज़ के लिए 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। इसकी नीयत खराब हो गई। इसने क्या किया, इसने ये सामान, अब इसके पोजेशन में तो पड़ा ही था ये, इसने उठाकर वाई को बेच दिया। बताइए क्या ये ऐसा कर सकता है? वैसे तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं कर सकता ऐसा। क्यों नहीं कर सकता, सोचे। क्योंकि सेलर ने इसे ऑलरेडी एक्स को बेचा हुआ है, तो आज की डेट में सेलर के पास गुड टाइटल है ही नहीं, वो ओनर बचा ही नहीं है अभी। तो जब सेलर खुद गुड टाइटल नहीं रखता तो क्या वो वाई को गुड टाइटल दे सकता है? जी नहीं, इसलिए कायदे से ये काम नहीं हो सकता। लेकिन एक्सेप्शन कहता है यदि कुछ शर्त पूरी हो जाती है तो वाई के पास तो गुड टाइटल चला जाएगा और एक्स मुंह देखता रह जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये तो इनजस्टिस हो रहा है, मैं आपको इसका जवाब अभी देता हूं। पहले हम वो शर्त देखते हैं जिसका पूरा होते ही वाई के पास तो गुड टाइटल आ जाएगा, चाहे सेलर ने बिना गुड टाइटल के बेचा है। बहुत सिंपल सी कंडीशन है। क्या लिखा है, पढ़ते हैं। इफ द गुड्स आर अंडर पोजेशन ऑफ सेलर आफ्टर सेल, ऐसा ही हो रहा है ना, बताइए। सेल कर चुका है सेलर, उसके बाद भी वो सामान उसी के पोजेशन में पड़ा है। आगे क्या होता है, जो नया बायर है, ये बात हो रही है न्यू बायर की, ठीक है। जो न्यू बायर है हमारा वाई, उसके लिए कहते हैं जो न्यू बायर है उसने परचेज कर लिया है इन गुड्स को इन गुड फेथ एंड विदाउट नॉलेज ऑफ प्रीवियस सेल, यानी कि वाई को ये मालूम ही नहीं है कि ये माल ऑलरेडी बिका हुआ है एक्स को, उसने अनजाने में इनोसेंटली उस चीज को खरीद लिया। क्लियर हो गया ये? अब अगर ऐसा हुआ तो लॉ कहता है वाई के पास तो गुड टाइटल आ जाएगा। अच्छा, अब हम बोलेंगे एक्स के साथ तो इनजस्टिस हो गया, तो देखिए उसके लिए एक्स आराम से सेलर पे केस कर सकता है, सेलर से वो कंपनसेशन मांगे या कोई भी और तरह की रेमेडी मांगे, वो मांग सकता है। लेकिन लॉ बस केवल किसको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आप ये बात समझिए। लॉ ये नहीं कह रहा कि एक्स के साथ इनजस्टिस होना चाहिए, नहीं, लॉ ये भी नहीं कह रहा। लॉ चाहता है एक्स के साथ भी जस्टिस होना चाहिए, लेकिन वो वाई को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, क्योंकि वाई बेचारा इनोसेंट है, उसे क्यों दिक्कत होनी चाहिए, उसको पता ही नहीं था। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब यहां मैं एक बात चाहता हूं, कहीं आपके दिमाग में ये बात ना आ जाए कि मान लीजिए मैं कहीं से चोरी करके कुछ ले आता हूं। जैसे मान लीजिए, सुना होगा आपने, चोर बाजार होता है एक, जिसमें क्या होता है, कुछ लोग गलत तरीके से कहीं से भी उठा के चोरी कर करके चीजें ले आते हैं और पब्लिक को बेचते हैं। सवाल है, अगर उस चोर बाजार में जाके एक्स नाम का पर्सन कोई चोरी का माल खरीद के ले आता है, तो क्वेश्चन है कि अगर वो एक्स नाम का पर्सन बहुत इनोसेंट है, मान लीजिए उसे पता तक नहीं है कि मैं चोर बाजार में घुस गया, उसको मालूम तक नहीं है यहाँ पे चोरी का माल मैं खरीद रहा हूं, तो क्या एक्स के पास गुड टाइटल जा सकता है? वो है इनोसेंट, वो गुड फेथ में खरीद रहा है, तो क्या एक्स के पास गुड टाइटल चला जाएगा अगर वो चोरी का सामान खरीद के ले आएगा? अब हो सकता है आप बोले कि बिल्कुल सर, एक्स के पास गुड टाइटल चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इनोसेंटली खरीद रहा है ना, उसे पता नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहां पर एक्स के पास गुड टाइटल नहीं जाने वाला है। आप बोलेंगे सर बड़ी अजीब बात है, अब तक तो आपने हर केस में ऐसा ही बोला हमें कि जहां पे खरीदार इनोसेंटली खरीद रहा होता है तो उसको लॉ प्रोटेक्ट करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, लॉ में कहीं भी चोरी के माल के लिए ऐसा नहीं लिखा हुआ। हम देखिए आगे भी कई पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, कहीं भी हम चोरी किए हुए माल के लिए ये बात नहीं पढ़ेंगे कि अगर चोरी का सामान कोई जना जाके इनोसेंटली ले आता है तो उसके पास गुड टाइटल आ जाएगा, ऐसा हम कहीं नहीं पढ़ने वाले हैं। और इसीलिए यहाँ इस बात को आपको नहीं लगाना है, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये गलत फहमी सबको हो जाती है ये सभी केसेस पढ़ने के बाद में। तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ यहाँ पे हम जो गिने चुने केसेस पढ़ रहे हैं वहीं पर ये गुड फेथ वाला सिस्टम हमको लगाना होगा, बाकी और किसी जगह नहीं लगाना है। चलिए, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आते हैं आगे। नेक्स्ट केस में कुछ उल्टा है। क्या लिखा है? इस बार बेचा किसने? बायर ने। देखिए पहले वाले केस में सेलर ने बेचा था, इस केस में बायर बेच रहा है। आगे लिखा है बिफोर गेटिंग प्रॉपर्टी इन गुड्स। तो चलिए मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं।
मान लेते हैं ये सेलर है, एक्स इज द बायर। क्या होता है इस केस में, सेलर ने अभी एक्स को ओनरशिप नहीं दी है, इस बात को आपको समझना है। अभी तक एक्स ओनर बना नहीं है, लेकिन एक्स के पास में गुड्स का या तो पोजेशन आ चुका है, या तो उसके पास गुड्स का पोजेशन आ गया, या अगर पोजेशन नहीं भी आया तो उसके पास इन गुड्स के डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल आ गए। अब आपको ध्यान होगा डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल का कॉन्सेप्ट। डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल में मैंने ये बताया हुआ है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जैसे कि बिल ऑफ लीडिंग हो या रेलवे रिसीट हो, अगर वो एक्स के नाम से बना हुआ है तो ऐसे केस में उस माल को छुड़वाने का हक किसके पास होगा, एक्स के पास होगा। तो एक्स के पास या तो उन गुड्स का ही पोजेशन आ गया, यानी वो गुड्स ही उसके हाथों में पड़े हुए हैं, और या उसके पास उन गुड्स का जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है वो उसके नाम से बना हुआ है और उसके पास पड़ा हुआ है। लेकिन उसके पास एक चीज अभी भी नहीं है, और वो क्या, ओनरशिप उसके पास नहीं आई है। अब इस हालत में क्या बायर के पास इस सामान को आगे किसी को बेचने का हक है? क्या एक्स अगर चाहे तो इन गुड्स को जो इसके पोजेशन में पड़े हैं या जिसके डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल इसके पास पड़े हैं, क्या ये इन गुड्स को आगे सेल कर सकता है? तो वैसे तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब वो ओनर ही नहीं बना, यानी उसके पास गुड टाइटल ही नहीं है, तो वो किसी और को बेटर टाइटल नहीं दे सकता। लेकिन अगेन ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें बताया गया है कि यदि कुछ शर्त पूरी हो जाती है तो एक्स कैन ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ दीज गुड्स टू वाई। तो देख लेते हैं वो क्या कंडीशंस है। लिखा है इफ विद द कंसेंट ऑफ सेलर, इस बार बायर ने क्या किया, सेलर से पूछ करके उसने उन गुड्स का पोजेशन तो ले लिया या फिर उसके डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ले लिए, चोरी करके नहीं लेके आया है। एक्स ने चोरी करके सेलर से वो चीजें नहीं ली, उससे पूछ के ली है। आगे क्या लिखा है, प्रॉपर्टी इन गुड्स अभी भी उसके पास नहीं आई, यानी वो अभी भी ओनर नहीं बना। लेकिन लास्ट में लिखा है जो नया बायर है, यानी जो वाई है जिसे एक्स बेच रहा है, उसने उन्हें गुड फेथ में खरीद लिया। उसको कोई जानकारी नहीं है कि एक्चुअल सेलर ने अभी भी ओनरशिप नहीं दी, या एक्चुअल सेलर ने अभी भी उन गुड्स पे अपना कब्जा जमा रखा है। इस बात की जानकारी वाई को नहीं है। वाई क्या हो गया, इनोसेंट हो गया। वाई ने उन्हें गुड फेथ में खरीदा है। अगर ये बात पूरी हो जाती है, शर्त पूरी हो जाती है, तो वापस वही बात आ जाएगी, वाई के पास तो लॉ ने बोला गुड टाइटल आ जाएगा। फिर सेलर और एक्स का चाहे आपस में केस चलता रहेगा, लेकिन वाई को लॉ ने यहां पे प्रोटेक्शन दे रखा है। ओके, चलिए ये केस भी हो गया अभी हमारा, और आगे देखते हैं। अभी अब आता है हमारा अगला केस, अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आपको याद होना चाहिए ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला देता हूं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट दो जनों के बीच में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक जना तो दूसरे के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है, लेकिन दूसरा जना पहले जने के खिलाफ नहीं ले सकता। यानी एक्स और वाई अगर दो जनों में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मैं मान लेता हूं कि एक्स तो स्यू कर सकता है, लेकिन वाई एक्स को स्यू नहीं कर सकता है। अब बात आती है ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एग्जांपल्स। तो वैसे अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ध्यान से पढ़ा हुआ है तो आपको याद आ जाना चाहिए कि उसका एग्जांपल क्या होगा, क्योंकि वहां पे बहुत डिटेल में इस टॉपिक का डिस्कशन हो रखा है। लेकिन अदरवाइज मैं एक बार याद दिला देता हूं आपको। इसके एग्जाम्पल में कई तरह की बातें आती है, जैसे कि अगर एक्स और वाई में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये बिना फ्री कंसेंट के हुआ है, यानी ये धोखेबाजी से हुआ है, डरा धमका के यानी कॉर्शन से हुआ है, ऐसे और भी कई केसेस होते हैं, तो हम कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए एक एग्जांपल मैं बना ही लेता हूं। यहां पर मान लेते हैं कि वाई ने एक्स को डरा धमका कर उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया। क्या कॉन्ट्रैक्ट करवाया है, एक बार चलिए केस बना लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं वाई ने एक्स को डरा करके और ये बोला कि तुम मुझे अपना ये सामान, ये जो चीज है, ये तुम मुझे आधी रेट में दे दो, जबकि एक्स देना नहीं चाहता था, लेकिन उसको डराया गया, धमकाया गया और ये बोला गया कि तुम मुझे ये चीज दो, तो एक्स ने डर करके दे दिया। उसको मारने का डर दिखाया गया, ऐसे बहुत तरह के डर दिखाए गए।
तो एक्स ने उस चीज का पोजेशन दे दिया, एक्स ने वाई को वो चीज इनफैक्ट बेच ही दी, सेल कर दिया। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आप एक बात समझिए, ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ये तो आप समझिएगा क्योंकि मैंने अभी आपको एग्जांपल में दिया था, अगर डरा धमका करके यानी कॉर्शन करते हुए कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया तो वो वॉइडेबल होता है। यहां पर अगर एक्स चाहे तो क्या कर सकता है बताइए? एक्स चाहे तो क्या कर सकता है? वो कोर्ट में जाकर और इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है। इज इट राइट? एक्स क्या कर सकता है? कोर्ट में जाकर इस कॉन्ट्रैक्ट को दी एंड करवा सकता है। वो बोल सकता है कि मेरे को डरा करके किया गया तो मैं नहीं चाहता ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखना। अगर वो ऐसा कैंसिल करवा देता है तो इसे कहा जाता है रिसेंड कर देना, यानी वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकता है, इसे कैंसिल कर सकता है। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आगे क्या होता है, वाई ने क्या किया, उसको ये लग रहा है यार ये जो एक्स है ना ये कोर्ट में कभी भी जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाने, तो वो उससे पहले एक गेम खेलता है। क्या करता है वो एक जेड नाम के इनोसेंट पर्सन को पकड़ता है। ये जेड कौन है? कि इनोसेंट पर्सन है, यानी उसे मालूम नहीं है, क्या नहीं मालूम? कि वाई ने गड़बड़ करके कोई सामान को खरीदा है, उसे ही बात नहीं मालूम। वाई क्या करता है, इस चीज को फटाफट से जाके जेड को बेच के आ जाता है। उसने क्या किया, आगे सेल कर दिया यही चीज जेड को। उसे लग रहा है यार जल्दी से बेच दो आगे किसी और जने को, अपनी तो कीमत वसूल कर लो, नहीं तो एक्स किसी भी समय इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है और अपनी चीज वापस ले जा सकता है। तो उसने क्या किया, बिफोर वाई रिसेंड्स दिस कॉन्ट्रैक्ट, वो जाता है और जेड नाम के इनोसेंट पर्सन को बेच के आ जाता है। सवाल है, क्या वाई इस चीज को बेच सकता था? नहीं बेच सकता था, क्योंकि उसके पास गुड टाइटल नहीं है, ये तो हमें दिख रहा है। अब आप बताइए, जब वाई के पास गुड टाइटल नहीं है तो क्या वो जेड को गुड टाइटल दे सकता था? नहीं दे सकता। लेकिन एक्सेप्शन कहता है यदि जेड ने इसे इनोसेंटली यानी गुड फेथ में ले लिया तो जेड के पास तो गुड टाइटल आ जाएगा। वही बात है, लॉ हैज प्रोटेक्टेड जेड। क्लियर हो गई ये बात? चलिए यही केस है, इसमें भी पढ़ लेते हैं। इफ अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि यहां पर हो रहा है, द पार्टी विच पजेसेस द गुड्स। अब जैसे यहां पे गुड्स किसके पोजेशन में है बताइए? जेड के पोजेशन में है, जेड ने ले लिया था एक्स से, तो द पार्टी विच पजेसेस द गुड्स हैज सोल्ड इट। अब वाई ने क्या किया था, इसको आगे बेच दिया जेड को। कब बेचा? बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिसेंडेड बाय द एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाया, उसके पहले पहले क्या किया, वाई ने जेड को इनोसेंट बायर को उसे बेच दिया। यहां पर मैं ऐड कर देता हूं इसमें आगे, वेयर द बायर buys the goods in good faith। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उस केस में हम बोलेंगे कि यस बायर हैज गॉट द गुड टाइटल। चलिए और एक केस देख लेते हैं, बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल में क्या होता है? एस्टॉपल में एक जना एक ऐसा काम कर रहा होता है, वो एक ऐसी बात बता देता है सामने वाले को जो सच नहीं है, लेकिन सामने वाला उस पर भरोसा कर लेता है। तो लॉ कहता है अगर तुमने सामने वाले को उस झूठी बात पे विश्वास दिला दिया और सामने वाले ने विश्वास में आके कोई काम करना चालू भी कर दिया भरोसे में आके, तो अब उसे ही सच मान लिया जाएगा। देखिए वास्तव में जो मैं कह रहा हूं वो झूठ है, लेकिन सामने वाले को मैंने भरोसे में ले लिया, तो अब उस झूठ बात को ही सच मानते हुए मैं फंस जाऊंगा। कैसे? यहां पर लगा के देख लेते हैं इसको, एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, अगेन मेरे पास कोई चीज पड़ी हुई है, मान लेते हैं मेरे पास में कैलकुलेटर पड़ा हुआ है। मैं इस कैलकुलेटर का ओनर नहीं हूं, मैं इसका एक्चुअल ओनर नहीं हूं मान लीजिए, लेकिन मैंने किसी थर्ड पर्सन को भरोसे में ले लिया कि आई एम द ओनर। क्लियर हो गया? मैंने भरोसे में ले लिया कि आई एम द ओनर, और ये भरोसे में लेकर के मैंने सामने वाले को वो चीज बेच दी। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन है क्या यहां पर सामने वाले के पास गुड टाइटल चला जाएगा? तो यहां पे बोला बिल्कुल चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको भरोसे में ले लिया, और भरोसे में ले लिया तो उसने मेरे से वो चीज खरीद भी ली। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैंने भरोसे में नहीं लिया, बल्कि जो इस चीज का एक्चुअल मालिक था, जो इस चीज का एक्चुअल मालिक था, आप इस एग्जाम्पल को दूसरी तरह से समझिए। इस कैलकुलेटर का जो एक्चुअल ओनर था
उस ओनर ने क्या किया, उसने किसी थर्ड पर्सन को भरोसे में ले लिया कि इस कैलकुलेटर का मालिक ये पर्सन है, जबकि मैं हूं नहीं इसका मालिक, लेकिन ओनर ने ऐसे मजे मजे में या कोई भी कारण से उसने भरोसे में ले लिया थर्ड पार्टी को कि दिस पर्सन इज द ओनर। अब वो तो बेचारा विश्वास करके बैठ गया और उसने आके मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैंने उसे बेच भी दिया। अब आप बताइए, क्या मैं बेचने का हक रखता था? नहीं, मेरे पास खुद के पास गुड टाइटल तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी सामने वाले के पास गुड टाइटल चला जाएगा। इस तरह यहां पर एस्टॉपल का प्रिंसिपल वर्क करता है। क्या लिखा है, पढ़ते हैं। इफ द ओनर ऑफ द गुड्स, यानी कि वो जो दूसरा जना था, जो एक्चुअल मालिक था, उसने अलाउ कर दिया एक बोनाफाइड बायर को, एक इनोसेंट बायर को। किस बात के लिए अलाउ कर दिया? टू मेक पेमेंट टू अ थर्ड पार्टी। मैं हूं एक तरह से थर्ड पार्टी, तो जो एक्चुअल ओनर है उसने एक बोनाफाइड बायर को अलाउ कर दिया कि तुम तो इसे पेमेंट दे दो, यही ओनर है, ऐसा झूठा झूठा कह दिया। हु होल्ड्स हिमसेल्फ टू बी द ओनर ऑफ सच गुड्स। अब मैं तो क्या कह रहा हूं, मैं खुद भी यही शो कर रहा हूं कि मैं ही ओनर हूं। होल्ड्स हिमसेल्फ मतलब मैं अपने आप को शो कर रहा हूं कि आई एम द ओनर। अब आप देखिए बेचारा बायर क्या करेगा, उसकी क्या गलती है? जो एक्चुअल ओनर है वो भी उसको यही भरोसा दिला रहा है, और मैं खुद भी ऐसा ही शो ऑफ कर रहा हूं कि जैसे कि मैं ही ओनर हूं। तो अगर ऐसा होता है, देन लेटर ही कैन नॉट रिफ्यूज द राइट ऑफ दैट थर्ड पार्टी। तो बाद में जो एक्चुअल मालिक है वो ये नहीं कह सकता कि अरे अरे ये तो एक्चुअल ओनर थे ही नहीं, एक्चुअल ओनर तो मैं हूं। ऐसा नहीं कह सकते। अब मान लिया जाएगा कि आई एम द ट्रू ओनर, और ये मानते हुए सामने वाले के पास गुड टाइटल चला जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। अनपेड सेलर। क्या हो रहा है यहां पर? मैं एक सेलर हूं, मैंने कोई चीज की ओनरशिप सामने वाले को दे दी, मैंने बेच दिया, एक्स को मैंने बेच दिया, लेकिन ड्यू डेट आने के बाद भी, सारी बातें मेरे बोलने के बाद भी उसने मुझे पेमेंट ही नहीं दिया। बायर ने, उसने मुझे पेमेंट ही नहीं दिया। मैंने उसको वार्निंग्स पे वार्निंग्स दे दी, नोटिस पे नोटिस दे दिए, वो मेरे को पेमेंट दे ही नहीं रहा। तो मैं कौन कहलाऊंगा? मैं कहलाऊंगा अनपेड सेलर। क्लियर हो गया? आई एम द अनपेड सेलर। इस पे हम एक अलग से चैप्टर भी पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, तब हम इसका वापस से बहुत डिटेल देखेंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, अनपेड सेलर जिसको ओनरशिप देने के बावजूद पेमेंट नहीं मिला, तो उसको कहते हैं अनपेड सेलर। हम उस चैप्टर में ये बात पढ़ेंगे कि अनपेड सेलर अगर मैं हूं तो मेरे पास कई सारे राइट्स होते हैं बायर के अगेंस्ट, जिनमें से एक राइट ये है कि अगर मैं चाहूं, बायर को बहुत वार्निंग्स भी मैंने दे दी, फिर भी वो मुझे पेमेंट नहीं दे रहा, तो अगर मैं चाहूं तो इस चीज को किसी और जने को जाके बेच सकता हूं, यदि मेरे पास इसका पोजेशन है। तो मेरे पास मान लेते उस चीज का पोजेशन पड़ा है, पेमेंट ही नहीं दे रहा वो, जबकि मैंने ओनरशिप दे दी है, पेमेंट दे ही नहीं रहा, तो मैं चाहूं तो जाकर के इस चीज को किसी और को बेच सकता हूं। ये राइट है, जबकि मैं ओनर तो नहीं रहा ना अब, क्योंकि ओनरशिप तो मैं बायर को दे चुका हूं। स्टिल मेरे पास ये राइट है कि आई कैन सेल दोज गुड्स टू एनी अदर पर्सन। ये सिंपल सी बात यहां पर लिखी है, अनपेड सेलर इज द राइट टू रीसेल द गुड्स इन सर्टेन केसेस। तो वो और डिटेल भी है इसकी, वो हम पढ़ेंगे उस चैप्टर के अंदर। फिर कुछ और बातें लिखी है, कुछ अदर लॉज है जिसमें भी ऐसे कई केसेस हम देखेंगे जहां पर कोई जना मालिक नहीं होता है उस चीज का, ओनर नहीं होता है उस गुड्स का, स्टिल वो बेच सकता है। ऐसे कुछ अदर लॉज है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह के अंदर लिखा है, कंपनीज एक्ट में ऐसे कई केस लिखे हुए हैं, वो देख लेते हैं एक बार। ऊपर ऊपर से मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्लेज का केस कवर होता है, गिरवी वाला केस, तो आप खुद भी जानते होंगे, वैसे सिंपल बात है। अगर मेरे पास जो सोना पड़ा था वो बैंक वालों के पास गिरवी रखा हुआ है लोन के बदले, तो बताइए बैंक वाले ओनर तो नहीं बने ना उस सोने का, वो ओनर नहीं है, ओनर तो मैं ही माना जाऊंगा। लेकिन यदि मैंने उनको समय पे लोन नहीं चुकाया तो उनके पास भी हक है ना कि वो सोने को आगे किसी को बेच सकते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो खुद ओनर नहीं है, स्टिल वो ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर पा रहे हैं? तो ये भी क्या हो गया, एक एक्सेप्शन हो गया। ऐसे ही लिखा हुआ है बाय द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, तो ये हमने देख लिया एक बाय अ प्लेज, सॉरी इसको ठीक कर रहा हूं मैं, इसको लिखना चाहिए बाय अ प्लेजी। ओके, प्लेजी लिखते हैं इसको। प्लेजी कौन हुआ? जिसको मैं गिरवी पे दिया था वो चीज, जैसे मैंने बैंक वालों के आगे गिरवी रखा तो बैंक वालों को कहते हैं प्लेजी, तो प्लेजी उसे आगे बेच सकता है जबकि वो ओनर नहीं है। सेकंड केस लिखा हुआ है यहाँ पे बाय द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, तो इसका भी एक डिटेल है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ रहता है, जो हमने अभी तक कवर नहीं किया हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फर्स्ट पार्ट में। ये वाली बातें आती है सेकंड पार्ट के अंदर।
तो इसमें भी यही होता है कि अगर मैंने किसी की खोई हुई चीज़ को ढूंढ निकाला, तो कुछ केसेस में अगर मेरे को उसका एक्चुअल ओनर खूब ढूंढने पर भी नहीं मिला, और भी कई बातें होती है उसमें, तो जाकर के मैं उस गुड्स की ओनरशिप किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, यानी उस गुड्स को किसी को बेच सकता हूँ। तो ऐसे कई एक्सेप्शनल राइट्स मेरे पास होते हैं। ऐसे लिक्विडेटर, लिक्विडेटर कौन होता है? एक कंपनी को जब वाइंड अप किया जाता है, बंद किया जाता है, तो बंद करते समय उस कंपनी के लिए कोर्ट एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है। लिक्विडेटर एक पर्सन होता है जिसे कोर्ट अपॉइंट करता है। वो उसका काम क्या होगा? कंपनी के सारे असेट्स वो अपने पास ला करके उन्हें बेच देगा, और आए हुए पैसे से, बेचने से जो पैसा आया, उससे लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेगा। ये काम किसका होता है? लिक्विडेटर का, जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा होता है। अब सोचिए, उन असेट्स का एक्चुअल मालिक तो कंपनी है, लेकिन लिक्विडेटर भी उन्हें बेच सकता है। इस तरह से ये भी एक एक्सेप्शन हो गया। और बिल्कुल इसी के जैसा मिलता जुलता केस है बाय द ऑफिशियल रिसीवर। ये किसका होता है ऑफिशियल रिसीवर? इंसॉल्वेंट पर्सन का। तो अगर किसी कोर्ट ने मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, तो तुरंत कोर्ट मेरे लिए अपॉइंट कर देता है एक ऑफिशियल रिसीवर। वो क्या करता है ऑफिशियल रिसीवर? वो मेरे सारे एसेट्स खुद के पास ले लेता है, उन्हें बेच देता है, उनसे जो पैसा आता है उससे मेरी लाइबिलिटीज को जितना भी हो सकता है चुका देता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ भी उस ऑफिशियल रिसीवर के पास ओनरशिप तो नहीं है मेरे गुड्स की, ओनर तो मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी उसके पास ये राइट होता है कि वो बेच सकता है। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हमने देखे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कई बार इस पे क्वेश्चन अलग से आता है, नेमो डेट कोड नॉन हैबिट। आप इस रूल को समझाओ और इसके एक्सेप्शंस बताओ, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारा ये पूरा टॉपिक अभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वाला हमने कवर कर लिया है। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट करना होगा वो होगा डिलीवरी ऑफ गुड्स, राइट? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो अभी इस क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।